Welcome all, this is Manju Bhardwaj. Today we are doing the Ball poem from class 10th, book First Flight, written by John Barrowman. The poem deals with loss of a ball of a boy. Before starting explanation, let me tell you about the poet first. John Barrowman was an American poet and scholar. He is best known for the Dream Songs, 1969, which was a sequence of 385 poems. जॉन बैरीमैन एक अमेरिकन पोएट थे जिनको सबसे ज़्यादा उनके ड्रीम सॉन्ग्स के लिए जाना जाता है, जो कि एक कलेक्शन थी 385 पोएम्स की. He won Pulitzer Prize for the Dream Songs. उनको इसके लिए पुलिट्जर प्राइज भी मिला. He also won नेशनल बुक अवार्ड और उन्हें नेशनल बुक अवार्ड भी मिला था. The poem is about losing something which we love and then learning to grow up. इस पोएम में ये बताया गया है कि हम अपने जो पोजेशंस हैं वो खो देते हैं और फिर किस तरह से हम सीखते हैं, किस तरह से हम आगे बढ़ते हैं. It is about a little boy who in his childhood learns what it is like to experience grief after losing his prized possession. बेसिकली एक बॉय के बारे में है जो अपनी प्यारी चीज को गुम कर देता है. अब उसके लिए जो प्राइज पोजीशन था वो था एक बॉल, और किस तरह से उस दुख को स्टैंड करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, वो ये सीख रहा है. इन अ सिमिलर वे वी ऑल लूज समथिंग ओवर द कोर्स ऑफ आवर लाइफ. बिल्कुल उसी तरह जैसे बच्चे ने बॉल गुम की, हम सभी लोग कुछ ना कुछ अपने जिंदगी में खोते रहते हैं. और किस तरह से, बट एज टाइम पासिस, जैसे जैसे टाइम गुजरता है, वी लर्न टू मूव ऑन, हम आगे बढ़ना सीख लेते हैं. फ्रॉम आवर लॉस, अपने लॉस को सहन करना सीख लेते हैं. एंड कंटिन्यू विद आवर लाइफ, और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं. Ball is used as a symbol in the poem and denotes relations and possessions that we lose gradually in life. बॉल को यहाँ पर एक सिंबल की तरह यूज किया गया है जो कि हमारे पोजेशंस के लिए स्टैंड करती है, रिलेशंस के लिए स्टैंड करती है. Let us check new words of the poem now. First word is merrily. Merrily means cheerful, happily, खुशी से. Next, bouncing. Bouncing means jumping up and down. बॉल जब ऊपर और नीचे होती है उसे कहते हैं bouncing. Next, grief. Grief means sorrow, दुख. Rigid. Rigid means fixed, motionless हो जाना, एक जगह रुक जाना. Trembling. Trembling की मीन है shaking. Shaking, हिलना. Harbor. अगला जो न्यू वर्ड है वो हार्बर है, जिसका मीनिंग है डॉक और पोर्ट. मीन्स बंदरगाह, जहां पर सारे शिप्स रुकते हैं और रिपेयरिंग होती है. नेक्स्ट वर्ड इज इंट्रूड. इंट्रूड मीन्स इन्वेडर, दखल करना. नेक्स्ट, डाइन. डाइन जो है करेंसी है यूएस की. इट इज इक्वल टू 10 सेंट्स. 10 सेंट्स के बराबर होती है. नेक्स्ट न्यू वर्ड इज वर्थलेस. वर्थलेस मीन्स वैल्यूलेस, यूजलेस, बेकार. नेक्स्ट, पोजेशंस. पोजेशंस मीन ऑनरशिप, जो चीजें आपके पास, जिसके आप मालिक होते हैं, दोज थिंग्स आर योर पोजेशंस. एक्सटर्नल. एक्सटर्नल हियर इन दिस पोएम मीन्स थिंग्स विद विच फीलिंग्स आर नॉट अटैच. जिनके साथ फीलिंग्स अटैच नहीं होती उनको हम कहते हैं एक्सटर्नल. नेक्स्ट वर्ड इज डेस्परेट. डेस्परेट मीन होपलेस, निराश हो जाना. नेक्स्ट वर्ड इज एपिस्टेमोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. द ग्रीक वर्ड एपिस्टीम से ये आया है और इसका मीनिंग होता है नॉलेज. अब हम हर स्टेंजा की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे. स्टेंजा 1. व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there. It is in the water.
पोएट सेज कि अब वो लड़का क्या करेगा who has lost his ball, जो अपनी बॉल खो चुका है। what is it to do, वो क्या करेगा, एम्फेसाइज कर रहे हैं। I saw it go, I stands for poet here and it stands for ball here। मैंने बॉल को जाते हुए देखा। मैरिली बाउंसिंग, मैरिली मतलब हैप्पीली, बाउंसिंग मतलब अप एंड डाउन जंप करते हुए स्ट्रीट से, और फिर पानी में उसे जाते हुए देखा। अब मैरिली खुशी से तो हम करते हैं, बॉल मैरिली जा रही है, तो कौन सा पर्टिक डिवाइस है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। नेक्स्ट मूव टू सेकेंड स्टेंजा। No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him. A dime, another ball, is worthless. Now he senses फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस स्टेंजा में पोएट कहते हैं नो यूज टू से अदर बॉल्स, कि कोई फायदा नहीं है ये कहने का, कंसोल मैं नहीं करूंगा बॉय को ये कहकर कि और बॉल भी हो सकती है, मतलब मैं उसे नई बॉल लाकर नहीं दूंगा। एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रिप फिक्सेस द बॉय, क्योंकि उसकी बॉल गुम हो गई है तो उसे बहुत दुख हो रहा है, जिसकी वजह से वो फिक्स हो गया एक जगह पर। एज ए स्टैंड रिजिड, क्योंकि वो रिजिड बिल्कुल स्ट्रॉन्गली एक जगह पर खड़ा है। ट्रेम्बलिंग, कांप रहा है, और घूर रहा है, स्टेयरिंग, घूर रहा है डाउन, नीचे की तरफ जहां उसकी बॉल चली गई है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, उसे ऐसा फील हो रहा है कि बॉल के साथ साथ उसके चाइल्डहुड डेज जो मेमोरीज है वो सब के सब उस हार्बर में जहां पर उसकी बॉल गई है वहां चले गए हैं। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उससे बिल्कुल दखल नहीं दूंगा, मीन्स उसको कंसोल करने नहीं जाऊंगा। अ डाइम, ये भी नहीं बोलूंगा कि एक डाइम से एक और बॉल आ सकती है, अगर मैं वो बॉल उसे खरीद कर देता हूं, इज वर्थलेस, तो वो वैल्यूलेस है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो एक बॉल दूसरी बॉल से रिप्लेस तो हो जाएगी, पर उस बॉल के साथ जो उसकी मेमोरीज अटैच्ड हैं वो तो नहीं लाई जा सकती। इसलिए नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, पोएट उसको बिल्कुल भी इंट्रूड नहीं करना चाहते, क्योंकि बॉय जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में फील कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल होना उसको महसूस हो रहा है कि काश वो रिस्पॉन्सिबल होता, शायद वो रिस्पॉन्सिबल होता तो उसकी बॉल वहां पानी में नहीं जाती। तो यहाँ वो उस बॉल के गुम होने से अपने रिस्पॉन्सिबल होना भी सीख रहा है। स्टेंजा 3। In a world of possessions, people will take balls. Balls will be lost always, little boy. And no one buys a ball back. Money is external. He is learning, well behind his desperate eyes, the epistemology of laws. How to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. In this stanza, poet says, in a world of possessions, ऐसे संसार में जहां पर हम अपने पोजेशंस इकट्ठा करते रहते हैं, balls here represent those things जिससे हम प्यार करते हैं और खोना नहीं चाहते। बट इट्स अ लॉ ऑफ नेचर, वी हैव टू लूज अवर पोजेशंस, लेकिन ये प्रकृति का नियम है कि जो हमारे पोजेशंस हैं वो हमें खोने ही पड़ते हैं। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और कोई हमें बॉल्स वापस भी नहीं करता। मनी इज एक्सटर्नल, मनी जो है वो इम्पोर्टेंट है। एक्सटर्नल का मतलब यह है कि मनी से आप कभी भी फीलिंग नहीं खरीद सकते। मनी इंपॉर्टेंट है, मनी से आप बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं, बट हम मनी से हर चीज नहीं खरीद सकते, फीलिंग्स नहीं खरीद सकते, इमोशंस नहीं खरीद सकते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप मूवीज तो देखते ही हैं, अभी लेटेस्ट जो ऋषि कपूर जी हैं उनकी डेथ हो गई, बहुत पैसा था उनके पास, क्या पैसे से
जो उनके बच्चे हैं या उनके जो लव्ड वन है वो उनको वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते। तो यही वो सीख रहा है, इज लर्निंग। बच्चा सीख रहा है, बॉय सीख रहा है, वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज, अपनी निराशा से भरी आंखों के पीछे वो सीख रहा है द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, कि ये जो थ्योरी ऑफ लॉस है कि हर किसी की चीजें हमेशा, हर किसी को एक ना एक चीज अपनी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लाइफ खोनी ही पड़ती है। लेकिन वो ये भी सीख रहा है हाउ टू स्टैंड अप, कि हमें कैसे खड़ा होना है। नोइंग व्हाट एवरीवन मस्ट वन डे नो, वो आज वही सीख रहा है जो हर कोई किसी ना किसी दिन सीख जाता है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और बहुत से लोग सीख चुके हैं हाउ टू स्टैंड अप, ये सीखना है कि जो लॉसेस हैं उनको हम कैसे फाइटर की तरह सहन करके खड़े हों। एक चीज बच्चे हमेशा याद रखना कि कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। ये जो खोना और पाना है, गेन एंड लॉसेस आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, ये तो होता ही रहता है। हमें कभी भी इतना निराश नहीं हो जाना चाहिए, कभी भी कोई गलत स्टेप नहीं उठाना चाहिए। हमें हमेशा एक फाइटर की तरह रहना चाहिए। कभी भी, जैसे कुछ लोग इतने दुखी हो जाते हैं उस चीज के प्रति, उसके लगाव की वजह से वो इतने दुखी हो जाते हैं कि कुछ लोग अपनी लाइफ तक एंड कर लेते हैं। ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि टाइम इज अ ग्रेट हीलर। हर चीज की रिकवरी हो सकती है। टाइम के साथ साथ हम हर चीज सीख जाते हैं। तो हमें अपने दुख के टाइम कभी भी कोई रॉन्ग स्टेप कभी भी नहीं उठाना चाहिए। एक मैसेज देना चाहूंगी, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा, और क्या होगा, हम सीख जाएंगे। तो हमेशा हमें एक फाइटर की तरह बिहेव करना चाहिए। दिस वॉज all about the explanation of poem. Let us check literary devices now. Literary devices, एनाफोरा जो फर्स्ट डिवाइस है वो यूज किया गया है। एनाफोरा क्या होता है? यूज ऑफ रिपीटेड वर्ड्स इन 2 or more लाइन्स। जैसे आपने देखा था what the boys, what एंड मैरिली बाउंसिंग। तो ये जो वर्ड है बारी बार रिपीट हो रहा है, और इस पोएटिक डिवाइस को जब यूज किया जाए तो उसे हम एनाफोरा कहते हैं। नेक्स्ट डिवाइस इज अजोनेंस, रिपीटेड यूज ऑफ वॉवल ओ। देखिए एग्जांपल, बॉय, नाउ, हु, लोस्ट। तो ओ साउंड जो है बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पर। तो वोवल साउंड को जब हम रिपीट करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज। तो यहाँ भी ई जो साउंड है वो बहुत प्रोमिनेंट है, रिपीटेडली ई साउंड का यूज किया गया है, और इस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? एजोनेंस। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डिवाइस यूज किया गया है दैट इज इमेजरी। व्हेन पोएट सेज मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, मैंने बोला था उस टाइम भी स्टेंजा के टाइम मैरिली, हैप्पीली। तो हैप्पी कौन होता है? इंसान होते हैं, बट वो हम इमेजिन कर पा रहे थे, एक इमेज क्रिएट कर पा रहे थे कि किस तरह से वो जो बॉल है जंपिंग करते हुए नीचे जा रही है। तो इस डिवाइस को हम कहते हैं इमेजरी। नेक्स्ट इज रेपिटिशन। व्हाट इज रिपीटेड यूज ऑफ वर्ड बॉल, बारी बार वर्ड रिपीट किया गया है, बॉल वर्ड को रिपीट किया गया है। तो जब हम कोई वर्ड बारी बार रिपीट करते हैं दैट इज रेपिटेशन। नेक्स्ट इज एलिट्रेशन, यूज ऑफ साउंड ब एट द स्टार्ट ऑफ 2 consecutive words। एलिट्रेशन पहले भी हम कर चुके हैं कि कोई एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है तो उस पोएटिक डिवाइस को हम एलिट्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, buys a ball bag, ब साउंड इज रिपीटेड। नेक्स्ट जो हम देख लेते हैं राइम स्कीम। इस पोएम में कोई पर्टिकुलर राइम स्कीम नहीं है, देयर इज नो राइम स्कीम, इट्स अ फ्री वर्स। So this is all about our poem. We have completed line by line exploration, theme, new words and poetic devices used in the poem. Students, I hope you have understood the poem well. Now I am providing a MCQ quiz based on the poem.
in description. You have to attempt the quiz. Side by side आपको marks भी मिल जाएंगे. Thank you for watching. Stay home, stay safe and keep learning. See you again in the next video.